नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं राहुल रंजन आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो वैदिक युग है यानी वैदिक काल, जो कि आज जो ये विद्यासागर सामान्य ज्ञान बुक है, इसका आज तीसरा सेशन है। इससे पहले इसका 2 सेशन हो चुका है। आपका पहला सेशन जो था वो आदि मानव काल था और दूसरा सेशन जो था वो सिंधु घाटी की सभ्यता था। दोस्तों, ये बुक का हम लोग सारा एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके में आने वाले दिनों में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक सिक्वेंशियल फॉर्म में चल रहे हैं, ताकि आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझने को मिलेगा। तो चलिए, आज जो हम लोग वैदिक काल का जो भी क्वेश्चन वगैरह है, ये हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, जैसे ही हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया, जो कि हम लोग कल पढ़े थे, ये हड़प्पा सभ्यता, तो उसके पतन के बाद जो है कौन सा नया सभ्यता का उदय हुआ? तो ये जो था आपका ये वैदिक सभ्यता था। ये जो था दोस्तों आपका वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता। इसके बाद बोलता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे दोस्तों ये आपके आर्य थे, जो कहाँ से? मध्य एशिया से आए हुए थे, आर्य। आर्य कौन थे और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे और इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। अब वहीं से ये लोग क्या है, भारत में आकर बस गए थे, तो इन्हीं को जो है वो आर्य बोला गया। अब बोलता है कि इंडो आर्य कौन थे? तो इंडो आर्य कौन थे दोस्तों? तो इंडो आर्य जो थे वो आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए। देखिए, इंडो आर्य कौन थे? आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वे इंडो आर्य थे। यानी जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वो इंडो आर्य थे दोस्तों, यानी उन्हीं को इंडो आर्य बोला गया। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है मित्रों श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ, यानी जो क्या हो, जो श्रेष्ठ हो, जो सबसे क्या बोल सकते हैं, प्रबल हो, यानी सर्वोत्तम हो, उसी को आर्य बोला गया दोस्तों। यानी इसका क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। अब है वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? दोस्तों, वैदिक सभ्यता को जो है इसको आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या हुआ था, इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। यानी ये जो सभ्यता जो बना हुआ था, नया सभ्यता, इसके निर्माता ही आर्य थे, जो कि मध्य एशिया से आए हुए थे, इसलिए इस सभ्यता को क्या है, आर्य सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को वैदिक नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के काल के सारे ज्ञान वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों, इस सभ्यता का सारा जो ज्ञान है वो आपका वेद पे आधारित था। जैसे हमको पता है आप लोगों के 4 वेद है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन पे जो है इनका सारा ज्ञान आधारित था, इसलिए जो है इस सभ्यता का नाम जो है वो वैदिक सभ्यता दिया गया था। आगे पूछता है कि वैदिक काल का समय क्या है? तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता था, उसका समय काल क्या था? तो उसका समय काल था आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। और ये जो वैदिक काल है इसका समय काल कहाँ से शुरू होता है? 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है ये वैदिक युग यानी वैदिक काल जो है वो चलता है। यानी आपका कितना, 900 साल हो गया। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बसे थे? यानी ये जो इंडो आर्य थे, जो जब मध्य एशिया से आए थे, तो सबसे पहली बार ये लोग कहाँ पे बसे थे भारत में? तो भारत में ये लोग पंजाब में बसे थे दोस्तों।
तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले ये लोग पंजाब में बसे थे। अब कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ये जो सभ्यता थी दोस्तों, ये ग्रामीण सभ्यता थी। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता था उसमें जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गए, वो लोग एक तरह से नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका ध्यान रखना है कि ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। तो आर्यों का सभ्यता संस्कृति यानी ये लोग कैसा इनका सभ्यता था, कैसा इनका संस्कृति था, इसका ज्ञान हम लोगों को कहाँ से मिलता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ऋग्वेद से, यानी वेद से ही मिलेगा, कोई ना कोई वेद से, और उसमें से जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, वहाँ से मिलता है। अब बोलता है कि वेद क्या है। तो वेद आर्यों का क्या है, धर्म ग्रंथ है। वेद जो है वो आर्यों का धर्म ग्रंथ है। अब बोलता है कि वेद का अर्थ क्या है, यानी वेद का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। तो वेद का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान, पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान। यानी जो ज्ञान है, एक्चुअल जो ज्ञान है आपका, जिसमें पूरा लाइफ जो है वो बना हुआ है। यानी लाइफ का जो एक सार्थक ज्ञान क्या हो सकता है जीवन जीने के लिए, पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान, यानी जो भी हमारा अध्यात्म है उससे जुड़ा हुआ जो भी ज्ञान है, तो वो सब इसमें देखने को मिलता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि वेद हमारे कितने हैं। तो 4 वेद हैं। कौन कौन से, ये पता ही होगा नाम। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं कि कितने वेद हैं, कौन सा वेद प्राचीन वेद है, कौन सा वेद नवीन वेद है। अब आगे देखिए, आपको क्वेश्चन है ही, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा जो है वो ऋग्वेद है। चलिए, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वेदों की रचना जो है दोस्तों वो संस्कृत भाषा में हुई थी। वेदांग क्या है। तो वेद का वह अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष के वर्णन है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिषी का वर्णन है, उसको हम लोग वेदांग कहते हैं। अब इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। तो इंडो आर्य जो है वो संस्कृत भाषा बोला करते थे। कौन सा भाषा बोलते थे ये लोग, संस्कृत भाषा। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई। तो वेदों की रचना दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे हुई। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना जो है वो सरस्वती नदी के किनारे हुई है। इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे। तो इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को ही मानते थे। अब वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती नदी है, लेकिन सबसे प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी है। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो इनका मुख्य पेशा क्या था आपका, था पशुपालक थे ये लोग, यानी पशुपालन करते थे। खेती इनका जो है मेन धंधा था। तो इनका जो है खेती एक प्रकार से गौण धंधा था। गौण यानी होता है जो छिपा हुआ। तो खेती इनका छिपा हुआ धंधा था, मेन धंधा जो था वो पशुपालन था। आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था। तो इनके जीवन में सबसे अधिक महत्व जो है वो आपका घोड़ा का था। किसका था, घोड़ा का। आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर भारत आए थे। तो ये अपने साथ जो है वो घोड़ा लेकर के भारत आए थे। वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे। तो वैदिक काल में सबसे सर्वप्रिय देवता जो है वो भगवान इंद्र को माना जाता था, देवता इंद्र। अब आर्यों के बीच किस वस्तु के लिए लड़ाई हुआ करती थी। तो दोस्तों आर्यों के बीच जो है वो गाय के लिए लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि गाय को भी ये लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए गाय को लेकर के भी 2 राजाओं के बीच में या 2 प्रांतों के बीच में जो है वो लड़ाई हुआ करता था। अब आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन कौन सी वस्तुएं दिया करते थे। यानी आर्य जो है उनके जो पुरोहित होते थे, यानी जो पंडित वगैरह होते थे, उनको दक्षिणा में क्या क्या देते थे। दक्षिणा में जो है गाय और दासियाँ देते थे। आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी। तो इन्होंने लोहा का खोज किया था, चूँकि तांबा का खोज तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ही हो चुका था, ताम्रपाषाण काल में ही। आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो आर्य जनजाति की जो सबसे छोटी इकाई, यानी जहाँ से इनका सभ्यता शुरू होता था, तो वो था आपका दोस्तों ग्राम, गांव। हम लोग अभी देखे हैं आज के ज़माने में भी जो हमारा जो सबसे छोटा इकाई है समाज का, उसको ग्राम ही बोला जाता है, या ग्राम होता ही है, देखे ही आप लोग। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था। तो आर्य समाज में जो परिवार का समूह होता था, इसे हम लोग क्या कहते थे। तो इसको हम लोग विश बोला जाता था। परिवार के समूह को विश, और समाज के जो आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था। तो इनको भी ग्राम बोला जाता था, इनको जो है वो ग्राम बोला जाता था। और आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो वो भी ग्राम थी,
और परिवार के समूह को भी ग्राम बोला जाता था। और आर्य समाज के कई ग्रामों के समूह को, यानी बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे उनको जो है उनको विष बोला जाता था। तो ये ध्यान रखना है। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक युग में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा होता था, यानी राजन, पहले जिसको राजन बोला करते थे। तो राजा जो है वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? तो राजा के सलाहकार को दोस्तों पुरोहित बोला जाता था। राजा के सलाहकार को क्या कहते थे? पुरोहित। वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या है? तो वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, यानी राजा के सलाहकार हुए थे। तो उनका नाम क्या क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है वशिष्ठ और विश्वामित्र। क्या नाम है? वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? तो वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं थी वो सभा और समिति थी। तो दो संस्थाएं थे, दो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था सभा और समिति। तो ये जो है राजा को क्या करते थे? सजेशंस देते थे, परामर्श देते थे, जैसे आज के डेट में मंत्री परिषद होता है। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो परिवार का जो प्रधान होता था, यानी जो मुखिया होता था, उसको कुलप कहा जाता था। हर एक घर में एक परिवार का मुखिया होता है, यानी हेड होता है, तो उसको जो है कुलप कहा जाता था। वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? यानी जो कमांडर इन चीफ होता था, या फिर कह सकते हैं जो सेनापति होता था, तो उसको क्या बोला जाता था? उसको ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी जो गांव के मुखिया भी होता था। तो वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था, जो कि गांव के मुखिया भी होते थे। वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो है दस्यु किसे कहते थे? तो आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासी दस्यु कहलाते थे। यानी जो भी लोग जो आर्य के आने से पहले यहाँ पे बसे हुए थे पहले से, जिनको यहाँ का मूल निवासी माना जाता था, उसे जो है दोस्तों दस्यु बोला जाता था। आगे बोलता है कि धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन कौन सा पेय पिया करते थे? जैसे पर्व त्यौहार हो गया या धार्मिक अनुष्ठान हो गया, तो उसमें लोग किस तरह का पेय पदार्थ पिया करते थे? तो ये तो था दोस्तों सोमरस पिया करते थे। अब वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो वैदिक काल में दोस्तों समाज जो है वो आपका 4 वर्णों में विभाजित था। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के जो है वो मुख से ब्राह्मण का उदय हुआ था, और उनके बाँह से क्षत्रिय का उदय हुआ था या जन्म हुआ था, उनके जांघ से वैश्य का उदय हुआ था या जन्म हुआ था, और जो शूद्र थे वो उनके पाँव से उनका जन्म हुआ था। तो ये कर्म के आधार पे ये सारा जो है बना हुआ था, विभाजन था। जैसे ब्राह्मण का काम था कि अपना पूजा पाठ करा के जीवन अर्पण करना, क्षत्रिय का काम था आपका कि समाज का रक्षा करना, वैश्य का काम था कि जो व्यापारी संघ था यानी पूरे व्यापार को चलाना, अर्थव्यवस्था को चलाना, और शूद्र का काम होता था कि जितने भी बाकी ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस तरह के जितने भी लोग थे उनका सेवा करना या फिर एक तरह से सर्विस देना उनको। तो ये जो है इस तरीके से विभाजित था। आर्यों का मुख्य आहार क्या था? तो वे अपने आहार में दूध का अधिक प्रयोग करते थे। तो आर्य लोग क्या है, दूध का अधिक प्रयोग करते थे, चूँकि ये लोग गाय पालते थे तो दूध का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन काल का 2 महाकाव्य बहुत फेमस है, ये हम लोग जिस पे को अपने जीवन पर उतारते हैं या पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत। वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूहों में विभाजित थे? तो वैदिक काल में जो कबीलाई समाज होते थे, यानी जो कबीलाई मतलब जो समूह में रहते थे, छोटे छोटे समूह में, तो ये जो है कितने समूह में विभाजित थे? तो ये 2 या 3 समूह में विभाजित थे। यानी जो सोसाइटी के रूप में कैसे कैसे रहते थे, तो एक आपका होते थे पुरोहित, यानी जो पुरोहित लोग होते थे वो अलग सोसाइटी में, एक होते थे योद्धा, और एक होते थे सामान्य यानी जो जनरल लोग, आम आदमी। तो इस तरीके से 3 समूहों में ये सब विभाजित थे। अब कह रहा है उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? तो देखिए दोस्तों, वैदिक काल को फर्दर क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक था आपका वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और एक है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व है। यानी टोटल वैदिक काल जो था वो हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। उसमें से फर्स्ट जो फेज़ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये आपका वैदिक काल था, या हाँ वैदिक काल था। और दूसरा जो था उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई? तो ऋग्वेद को छोड़कर
बाकी जो धर्म ग्रंथ है यानी बाकी जो वेद था उसका रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यानी ऋग वेद का जो रचना था वो उत्तर वैदिक काल से पहले ही हुआ था, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही हुआ था। लेकिन बाकी जितने भी आपके हो गए अथर्ववेद हो गए, सामवेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, इनका रचना जो है उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। अब आगे बोला जाता है कि उपनिषद साहित्य क्या है। तो उपनिषद साहित्य एक प्रकार का दार्शनिक साहित्य है। उपनिषदों के ज्ञान का सार तत्व परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलीन होना। तो बोला जाता है कि उपनिषद साहित्य क्या है, एक प्रकार का दार्शनिक साहित्य है जो कि वेद के बाद जो है इसका रचना किया गया था और एक प्रकार का ज्ञान का सार तत्व है। यानी इसमें पूरा जीवन का जो ज्ञान मिलता है कि किस तरीके से जीवन यापन करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा का विलीन होना, कहने का मतलब है कि परमात्मा के साथ हमारा आत्मा का क्या हो जाना, यानी हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो आत्मा है उसका मिलन हो जाना या विलीन हो जाना उसमें, उसी को जो है उपनिषद बोला गया है यहाँ पे। अब कहता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्धृत है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है अनेकों एग्जाम में। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो मुंडक उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें जो है सत्यमेव जयते शब्द जो है वहाँ पे उकेरित है और वहीं से जो है ये शब्द हमारे भारत के संविधान में लिया गया है एक राष्ट्रीय वाक्य के तौर पे। पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है इसमें पुराण जो है एक धर्म ग्रंथ है और जिसकी संख्या कितना है 18 है। तो जैसे आप लोग सुने ही होंगे गरुड़ पुराण, वायु पुराण, इस तरीके से 18 हमारे पुराण है और ये एक धर्म ग्रंथ है हिंदू धर्म के अनुसार। लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उन्हें क्या कहा जाता था एवं वह आधुनिक किस क्षेत्र का भाग था। तो कह रहा है कि लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में, उत्तर भारत यानी जहाँ पे जैसे आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये दिल्ली वगैरह हरियाणा वगैरह का जो भी क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है इसमें टोटल आपके कितने महत्वपूर्ण राज्य थे। तो इसमें टोटल आपके 16 महत्वपूर्ण राज्य थे और जिन्हें क्या बोला जाता था, महाजनपद बोला जाता था। तो आप लोग जानते हैं कि महाजनपद के बारे में पढ़े ही होंगे। अब ये जो महाजनपद, अब ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कुछ एग्ज़ाम में जो है हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। महाजनपद का नाम दे देगा, पूछेगा उसका राजधानी कहाँ है, या फिर उसका पुराना नाम नया नाम पूछ देगा, या नया नाम दे देगा तो पुराना नाम पूछ देगा। तो ऐसे करके 16 महाजनपद है और उनकी राजधानी और उनका जो आधुनिक क्षेत्र यानी आज के डेट में उनका क्या क्या नाम है इसके बारे में भी दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो पहला जो है जनपद वो हमारा जो है मगध। तो मगध का जो है राजधानी कहाँ था, गिरिब्रज। इनका राजधानी जो है गिरिब्रज था या राजगिरी भी जिसको कहते हैं। और आधुनिक क्षेत्र यानी आज का जगह कहाँ है, ये हमारा पटना हो गया, पटना गया आरा, ये जो है आज का जो आधुनिक क्षेत्र है यही जो था पुराने ज़माने में यानी वैदिक काल में इनको मगध बोला जाता था। दूसरा है अंग। तो अंग जो है इसका आपका राजधानी कहाँ था, तो इसका राजधानी आपका चंपा था और आज के डेट में ये कहाँ पे है, तो ये भागलपुर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है इसको अंग बोला जाता था। ये दूसरा आपका हो गया महाजनपद। अब तीसरा जो महाजनपद है वो है आपका वत्स। तो ये जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और ये क्षेत्र आज के डेट में कहाँ है, तो ये आज है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र जितना भी है उसको वत्स बोला जाता था। इसकी राजधानी है कौशाम्बी, ध्यान रखिएगा। आगे है काशी। तो काशी अविनाशी जानते ही हैं नाम से, वाराणसी भोलेनाथ की नगरी। तो ये आपका वाराणसी या बनारस जो है यही है काशी। तो आज भी इसका नाम क्या है, काशी है। आज भी काशी के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। अरे वाराणसी के आसपास का क्षेत्र को ही काशी बोला जाता है। अगला है आपका कौशल। तो कौशल ये जो है श्रावस्ती या अयोध्या यानी जो अयोध्या का क्षेत्र है, ये जो जनपद था इसका नाम था आपका कौशल। इनका राजधानी था अयोध्या और आज का जो नया अभी नाम है ये फैजाबाद या फिर इसको अयोध्या कह सकते हैं, तो ये नाम है। नेक्स्ट है छठा अवंती। तो अवंती जो है इसका राजधानी कहाँ था, इसका राजधानी आपका उज्जैन था या माहिष्मती जिसको बोला जाता है, उज्जैन महाकाल की नगरी। तो ये जो है मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को जो है आपका अवंती बोला जाता था। नेक्स्ट है सातवां जो है वो पंचाल। तो पंचाल का जो है राजधानी कहाँ था, तो ये कामपिल्ली था। पंचाल का राजधानी कहाँ है, कामपिल्ली। ये कहाँ है, बरेली और फर्रुखाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है, बरेली और फर्रुखाबाद, तो उसको जो है आज के डेट में ये बोला जाता है, बरेली और फर्रुखाबाद जो आज के डेट में बोला जाता है यही जो है पंचाल था। नेक्स्ट है वज्जी। 8वां नंबर जो है वो आपका है वज्जी।
तो वज्जी का राजधानी कहाँ था? तो वज्जी का जो आपका राजधानी था वो आपका था वैशाली या विदेह। आज के डेट में इसको हम लोग वैशाली के नाम से अभी भी जानते हैं। यह मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा वाला क्षेत्र है। तो मुजफ्फरपुर दरभंगा जो बिहार का क्षेत्र है उसको जो है वैशाली के नाम से जाना जाता था, या इसको वज्जी बोलते थे। अब नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर चेदी। तो चेदी का जो है आपका राजधानी कहाँ था? तो चेदी का राजधानी था दोस्तों शक्तिमती था। और आज के डेट में चेदी मतलब आज के डेट में कि कौन सा ऐसा जगह है जिसको चेदी के नाम मतलब जिसको पहले चेदी के नाम से जाना जाता था? तो ये उत्तर प्रदेश का आधुनिक बुंदेलखंड, यानी उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जगह है उसको पहले जो है महाजनपद काल में चेदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां नंबर मल। तो मल का राजधानी कहाँ था? तो मल का राजधानी था आपका कुशीनगर। कुशीनगर भी कहाँ है? यूपी में है, जिसको आज भी कुशीनगर के नाम से जानते हैं। और ये देवरिया और गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। देवरिया और गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र को जो है कुशीनगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर गांधार। तो गांधार जो है इसका राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। तो गांधार का राजधानी तक्षशिला। तो ये कहाँ है अभी? तो आज के डेट में जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो आज के डेट में इसको जो है ये पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी, यानी ये पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। पाकिस्तान का शहर पेशावर रावलपिंडी जानते होंगे। तो वहाँ का जो क्षेत्र है उसको पहले गांधार के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट है कंबोज। तो कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोज की राजधानी आपका हाटक या राजपुर था, जो कि आज के डेट में अफ़गानिस्तान में ये स्थित है। तो ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये राजौरी, कश्मीर, वंश का। तो आज के डेट में जो है इस एरिया में भी पड़ता है। नेक्स्ट है आपका 13वां नंबर कुरु। कुरु जो है इसका राजधानी कहाँ था? इसका राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ था। और आज के डेट में इंद्रप्रस्थ हम नाम से समझ ही गए होंगे, दिल्ली का पुराना नाम, यानी आधुनिक युग में इसको क्या कहते हैं? दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका 14वां नंबर, ये सूरसेन। तो सूरसेन का राजधानी कहाँ था? तो सूरसेन का आपका राजधानी था वो मथुरा था। तो मथुरा आज भी मथुरा है, मथुरा वृंदावन। तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते थे पहले? सूरसेन। अब 15वां नंबर है दोस्तों मत्स्य। तो मत्स्य का जो राजधानी था वो था आपका विराटनगर। कहाँ था? विराटनगर। और ये आज का आधुनिक क्षेत्र इसका कौन सा है? तो ये राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है, जो हिस्सा है ये उसके आसपास का क्षेत्र, उसको जो है पहले मत्स्य के नाम से जाना जाता था। अब अंतिम में दोस्तों आसमिक या अस्मक। तो अस्मक का राजधानी कहाँ था? तो अस्मक का राजधानी आपका जो था वो पोतनी, जिसको पोटली कहते थे, यानी दक्षिण भारत। तो गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको जो है अस्मक के नाम से जाना जाता था। आगे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अस्मक राज्य यद्यपि उत्तरी भारत में स्थित नहीं था, तथापि 16 महाजनपदों की सूची में इसका भी नाम मिलता है। यानी ये उत्तरी भारत में तो नहीं था, लेकिन इसका नाम क्या है? 16 जनपदों में मिलता है। वज्जी तथा मल महाजनपद का स्वरूप गणतंत्रात्मक था। तो वज्जी और मल जो ये दो ऐसे महाजनपद थे, इनका स्वरूप कैसा था? गणतंत्रात्मक, यानी ये रिपब्लिक थे। जबकि अन्य 14 महाजनपद जो थे वो स्वतंत्र राजातंत्रात्मक थे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वज्जी और मल जो था ये महाजनपद ऐसा था कि जिसमें क्या होता था, यानी लोगों का शासन चलता था। जैसे हमारा अभी भारत कैसा देश है? गणतंत्रात्मक देश है, तो रिपब्लिक देश है, एक रिपब्लिक बन चुका है। वैसा ही जो है, और बाकी जो 16 जनपद थे उसमें राजा का शासन चलता था। तो वज्जी और मल को छोड़ करके बाकी जितने भी महाजनपद थे उसमें राजा का शासन चलता था। बाकी आपका वज्जी और महाजनपद में वहाँ के लोगों का ही शासन चलता था। कहने का मतलब ये है। आगे है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 ईसा पूर्व में कौन कौन से जनपद शक्तिशाली थे? तो उस समय जो है कौन कौन से जनपद जो है वो शक्तिशाली हुआ करते थे? तो उसमें आपका मगध था, कौशल था, वत्स था। तो ये सब जनपद थे वो शक्तिशाली हुआ करते थे दोस्तों। आगे 600 ईसा पूर्व में कौशल, मगध एवं वत्स के अतिरिक्त एक और शक्तिशाली राज्य था, उसका नाम क्या था? तो इन तीनों के अतिरिक्त जो है एक और शक्तिशाली राज्य था, तो उसका नाम था अवंती। और इसका केंद्र क्या था? उज्जैन था, यानी इसका जो राजधानी था ये उज्जैन था। आगे है अंग राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था? तो अंग राज्य का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था दोस्तों, इसका आपका नाम क्या था? इसका नाम था चंपा। अब है आधुनिक उत्तरी बिहार में प्राचीन काल में कौन से दो प्रसिद्ध गणराज्य थे? तो आधुनिक जो उत्तरी बिहार था उसमें प्राचीन काल में कौन कौन सा जो है प्रसिद्ध गणराज्य था? तो ये था दोस्तों आपका वैशाली के लिच्छवी एवं कपिलवस्तु के शाक्य। तो ये दो गणराज्य थे जो कि क्या थे? आधुनिक उत्तरी बिहार के थे। अब अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का है दोस्तों, तो ये है आपका
कि लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। तो 600 ईसा पूर्व आते आते सबसे जो शक्तिशाली राज्य बन गया वो आपका मगध बन गया था दोस्तों। तब इसके बाद अब हम लोग क्या है एक एक करके मगध साम्राज्य के बारे में जो है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके से सीक्वेंशियल फॉर्म में जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जा रहे हैं आप लोग इसको फॉलो करते जाइए, पढ़ते जाइए। यकीन नहीं मानिए आपके स्टडी जी के जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।